नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि विगत वर्षों में आए हुए जो प्रश्न हैं साइंस के, उसकी श्रृंखला आप लोगों के सामने चल रही है, जिसमें आप लोग बेहतरीन प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। आप लोगों को मजा आ रहा है इन सेशंस को करने में, क्योंकि प्रश्न जो है वो आपके लेवल के हैं, आपके एग्जाम के हैं, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्त, क्यों ना मजा आए जब इतने सरल शब्दों में, इतने आसान से शब्दों में आपको एक एक प्रश्न समझाया जा रहा है। जरा से भी जल्दी नहीं की जा रही है, कोई भी कोताही नहीं की जा रही है कि आपको कोई समस्या हो। तो चलिए दोस्त, शुरू किया जाए आज का सेशन। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं आज के सेशन में क्या है, कैसे है, क्यों है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, देखा जाए। लीजिए, आज का प्रश्न आपके सामने आ रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, जितने भी प्रश्न हैं उसके आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है। मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है, मतलब बीच में भरा हुआ है, किसके द्वारा उत्पादित होती है ये पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा, बहुत आसान सा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। फ्री में नंबर देकर जाने वाला प्रश्न है भाई सबको, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आवाज कहां से आती है। आपके ये जो स्वर हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है, बस उसको पूछा गया है। क्या आपके मुख से आती है, यानी मुंह लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है श्वास नली से आती है। तीसरा है कंठ से, जिसे लैरिंक्स कहते हैं आप लोग। या फिर आपका एक और है फेफड़ा, या फिर फेफड़े से। तो सीधी सीधी बात है दोस्त, मुंह जो आपका है वो क्या कार्य करता है। अब जानते हैं मुंह का मल्टीपल कार्य है, ढेर सारे कार्य हैं मुंह के। जैसे मुंह में आप देखते हैं कि लार ग्रंथियां हैं, दांत है, जिह्वा है, और भोजन मुंह में ही जाता है पहली बारी। तो ये सारी चीजें, मुंह कहेंगे तो मुंह भाई ये तो मिश्रित रूप हो गया। एक एक अंग की बात करेंगे तो आप बताइए, श्वास नली। श्वास नली सांस लेने के काम में आती है। किसके काम में आती है? सांस लेने के काम में आती है। तो आइए देखा जाए भाई, जल्दी जल्दी देखा जाए, नहीं तो देर करेंगे तो ज्यादा देरी हो जाएगी। फेफड़ा, फेफड़ा आप जानते हैं, फेफड़ा और सांस नली ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है, क्योंकि सांस नली से सांस ली जाती है और फेफड़े तक पहुंचाई जाती है, ठीक। ये काम हो गया। मुंह आप जानते हैं एक मिश्रित अंग है भाई, इसका कोई आप कार्य उस तरह से नहीं बता सकते हैं। अब लास्ट बात आ गई किसकी? कंठ की। आप जानते हैं लैरिंक्स या कंठ कहते हैं ना, ये जो कंठ है, कंठ से, कंठ में हमारे स्वर तंत्र है। कंठ में हमारे क्या है? स्वर तंत्र है, जिसकी वजह से हमारी क्या हो, आवाज निकलती है, आवाज आती है, ठीक है। कंठ में स्वर तंत्र है जिसकी वजह से आवाज आती है, ठीक है। अब उसे आप लैड नामक ग्रंथि भी कह सकते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कह सकते हैं। तो ये है लैरिंक्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो चाहे आप कंठ कहिए चाहे लैरिंक्स कहिए, दोनों का दोनों वही है, इसी से आवाज निकलती है। तो प्रश्न नंबर आपका जो आंसर सही हुआ वो है ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी जरूरत होती है। मतलब पूछ रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति में कितने कैलोरी ऊर्जा उसको दैनिक जीवन में चाहिए होती है। बस इतना सा पूछ रहा है कि एक दिन में कितने कैलोरी ऊर्जा इंसान को चाहिए होती है सामान्य तौर पर। मेहनत करेंगे ज्यादा चाहेगी, आराम करेंगे कम चाहेगी, जरूरत होगी। तो सामान्य तौर पर पूछ रहा है, एवरेज, औसतन। तो औसतन कैलोरीज, देखिए कैलोरीज लिखा है, कैलोरी का मतलब वही है, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ठीक है। बताइए आप तो
जल्दी से बताइए, क्या 1000 से 1800 कैलोरी, या फिर 2500 से 3000 कैलोरी, या फिर 3000 से 4000 कैलोरी, या 4000 से 5000 कैलोरी। इसने जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा सही है? कैलोरी मान मैंने आपको बताया था कि ये ऊर्जा का मात्रक होगा। क्या होगा भाई? ऊर्जा का मात्रक होगा। ऊर्जा को इसी में मापा जाता है, किसमें? कैलोरी में। कितने कैलोरी ऊर्जा? भाई कोई कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को कोई कार्य करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है? कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो भाई कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है माप सकते हैं उसको हम, इसको माप सकते हैं ना। जब तक मापन पैमाना नहीं होगा तब तक कैसे बताएंगे कि कितनी ऊर्जा? क्या ऐसे बताएंगे इतनी ऊर्जा, थोड़ी सी ऊर्जा या ज्यादा ऊर्जा? ऐसे नहीं बताते। तो उसका एक माप इकाई है उसकी, उसमें मापा जाता है। ठीक है, तो बताइए, तो जरा बता दीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही था और दूसरे वाले में भी। मतलब कि एक सामान्य यानी कि स्वस्थ व्यक्ति में, साधारण स्वास्थ्य का जो व्यक्ति है, एवरेज यानी कि औसतन की बात करें तो 1000 से 1800 कैलोरी उसको एक दिन में जरूरत होती है। ठीक है, एक दिन में उसको इतनी जरूरत होती है। चलिए चलें आगे चलें। लीजिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं? तो ये पूछा गया है आपके प्रकृति से, बॉटनी से, पौधों से, कि जो तितलियां या मधुमक्खियां होती हैं ये पौधे की किस क्रिया में भाग लेती हैं, सीधे सीधे किस क्रिया में भाग लेती हैं। तो आप जानते हैं मैंने आपको पढ़ाया था पौधों में, पुष्पों में प्रजनन, पुष्पों में जनन पढ़ाया था। पुष्पों में जनन पढ़ाते समय मैंने पढ़ाया आपको परागण। क्या पढ़ाया था? परागण। परागण आप जानते हैं कि परागण भी दो प्रकार का होता है। पॉलिनेशन, पौधों में क्या होता है? पुष्पों में होता है पॉलिनेशन, परागण। परागण के साथ ही उनमें जनन की क्रिया होती है। तो जब तक परागण नहीं होगा तब तक जनन की क्रिया उसमें नहीं होगी, पौधे का, पुष्पों में। तो अब आप बताइए कि परागण की बात करें, परागण दो प्रकार का होता है। अच्छा पहले परागण देख लेते हैं कि परागण होता क्या है। मैंने पढ़ाया हुआ, थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप देखेंगे आपको आंसर लगाने की तुरंत आंसर लगा के निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ समझाना जरूरी है। तो जानते हैं कि एक मादा होता है, एक क्या होता है? एक नर होती है, एक नर होता है और एक मादा होती है। तो अब ये बताइए इसमें क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है भाई? पुंकेसर होता है। स्त्रियों में क्या होता है? स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर होता है। पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश होता है। पुंकेसर में परागकोश होता है। अब परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं भाई? परागकण होते हैं। और स्त्रियों में चले आइए, स्त्री केसर में आप देखेंगे वर्तिकाग्र होता है। उल्टा हो गया, वर्तिकाग्र होता है। अब ये जो वर्तिकाग्र होता है ना भाई, वर्तिकाग्र पर, इन्हीं परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन यानी कि परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, जो परागकण है, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। तो ये पहुंचता दो तरीके से है। एक तो होता है स्वपरागण, एक तो होता है क्या? स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण, परपरागण। ठीक है, तो यहाँ परपरागण की बात की जा रही है। जो परपरागण का मतलब होता है कि ये जो परागकण हैं किसी के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, किसी के माध्यम से वर्तिकाग्र पर अगर पहुंच जा रहे हैं तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं परपरागण। तो जब मधुमक्खियां और तितलियां पुष्प पर बैठती हैं तो उनके पैरों में ये परागकण चिपक जाते हैं, उनके पैरों में, उनके पंखों में, उनके जो शरीर होता है उनका, उसमें कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं परागकण। और वो जब वही मक्खी वर्तिकाग्र पर जाती है तो वर्तिकाग्र पर वो परागकण गिर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, परागकण किसी तितली या मधुमक्खी के पैरों में या फिर उसके पंखों में चिपक जाते हैं, और जब वही किसी स्त्री केसर यानी कि वर्तिकाग्र पर जाती है वही मधुमक्खी, तो उनके ऊपर वही परागकण गिर जाते हैं और परागण की क्रिया हो जाती है। तो
तो भाई अब सीधी सीधी बात है, मधुमक्खियां तितलियां किस में भाग ले रही हैं? परागण में भाग ले रही हैं। परागण कहाँ है? ये देखिए, ये रहा परागण। परागण में भाग ले रही हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है, पॉलिनेशन। चलिए, अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। निषेचन, अब बताइए जब पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन के बाद निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। पॉलिनेशन के बाद निषेचन की क्रिया शुरू होती है, उसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं, ठीक है। चलें आगे, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने लीजिए। इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है, लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण रहता है। रोग में, मनुष्य में एक रोग होता है, उसके रोग में एक हार्मोन्स की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं हो पाता है, संग्रहित नहीं हो पाता है, उसे कहते हैं। अब आप जानते हैं कि जो इंसान के अंदर ग्लूकोज होता है, इंसान के अंदर ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, मतलब कि इकट्ठा होता है, भंडारण होता है। ग्लूकोज किस रूप में इकट्ठा होता है? ग्लाइकोजन में होता है, ठीक है। लेकिन एक हार्मोन्स होता है, अगर उसकी कमी हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है तो इंसान मधुमेह नामक रोग से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि इसकी अधिकता हो जाती है, ग्लूकोज की अधिकता होती है तो उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और उसमें क्या हो जाता है भाई? उसमें मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो अब ये कौन सा है जो, अब बताइए, जानते हैं आप, एक हार्मोन होता है इंसुलिन। मैंने आपको पहले बताया कि इंसुलिन हार्मोन से यदि ना हो तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। ग्लूकोज किस में नहीं बदलेगा? ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। तो ये यही हार्मोन्स है जिसकी वजह से ये परिवर्तित होता है। और रोग कौन सा होता है भाई? रोग कौन सा होता है? तो रोग आपका हो जाता है ग्लाइकोजन में जब नहीं परिवर्तित होता है, तो इसे कहते हैं मधुमेह मेलिटस। मधुमेह मेलिटस कहते हैं इसको, ठीक है, मधुमेह मेलिटस कहते हैं। अभी बस इतना सा जान जाइए, आपके लिए इतना हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको बारे में बाद में बताया जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा व्याख्या कर देता हूँ, जिसकी वजह से समय ज्यादा निकल जाता है। चलिए, विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी होती है। अब भाई मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए मैं कमेंट छोड़ रहा हूँ, कमेंट कीजिए, और इसके लिए होमवर्क है ये आप लोगों के लिए कि आप होमवर्क, ये है आप लोगों के लिए। इसका क्या बताना है? इसकी बीमारी बतानी है, लेकिन आपको ये भी बताना है मेरे दोस्त कि ये जो बीमारी है विटामिन बी है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम क्या होगा, ये भी बताना है आपको। रासायनिक नाम के साथ रोग बताना है। बाकी अब मैं आपको बता दूं तो इसमें टीबी है भाई। टीबी आप देख रहे हैं, टी और बी, ये एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जो आपके फेफड़े को क्या करती है? प्रभावित करती है। आमतौर पर आपके फेफड़े को प्रभावित करती है सबसे ज्यादा। किसको? फेफड़े को प्रभावित करती है। इसी को हम लोग तपेदिक कहते हैं। तपेदिक इसी को कहते हैं भाई, तपेदिक बीमारी कहा जाता है ना, तपेदिक बुखार आ गया इनको, तो इसी को कहते हैं तपेदिक, ठीक है, तपेदिक इसी को कहते हैं। अब आप जानिए, तो ये बताइए कौन से जीवाणु के कारण ये होता है टीबी? कौन से जीवाणु के कारण टीबी होता है? तो मैं आपको बता दूं तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या होता है भाई? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा आपका क्या होता है? टीबी होता है, ठीक है, तो इसके कारण टीबी होता है।
बाकी आप देख रहे हैं सूखा रोग लिखा गया है। सूखा रोग का मतलब विटामिन से जोड़ेंगे तो रिकेट्स हो जाएगा। क्या होता है भाई? रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स आप जानते हैं विटामिन डी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और इसको अंग्रेजी में क्या इसका रासायनिक नाम क्या होता है या वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं भाई? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। मैंने इतना तो बता दिया, बाकी अब नहीं बताऊंगा क्योंकि दो हैं, दोनों को मैंने छोड़ दिया है। इसमें से आपको कमेंट करना है और बताना है कि भाई ये क्या होते हैं। मैंने इनको बखूबी बताया है, आपको भूलना तो नहीं चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आप अभी बहुत हल्के में हैं। ठीक है, आप इनको हल्के में मत लीजिए। चलिए अब बताइए, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? मतलब कि जो रक्त होता है आप जानते हैं इसे 4 समूहों में बांटा गया है। रक्त समूह, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं भैया? इसको आप कहते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब इसे आप बांटते हैं 4 ग्रुपों में। कितने ग्रुपों में बांटते हैं? 4 ग्रुपों में बांटते हैं। एक होता है आपका ए ग्रुप, दूसरा होता है बी ग्रुप, तीसरा हो जाता है ए बी ग्रुप और चौथा हो जाता है आपका ओ ग्रुप। 4 ग्रुपों में बांटते हैं। तो ये जो रक्त समूह बांटा था 1900 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसकी खोज की थी और इन्होंने 3 समूह बताया था। इन्होंने सिर्फ 3 समूह बताया था। इसके बाद और एक वैज्ञानिक थे, कितना बताया था? सिर्फ 3 समूह बताया था इन्होंने। कौन कौन सा? एक तो बताया था ए समूह, दूसरा बताया था बी समूह और तीसरा बताया था ओ समूह। लेकिन एक और वैज्ञानिक आते हैं। कौन से वैज्ञानिक आते हैं मेरे दोस्त? तो आते हैं कैस्टिलो स्टुलोरी। दो लोग सामूहिक रूप से इसकी खोज किए थे। देखिए ये 2 है तो 2 लोग इसकी सामूहिक रूप से खोज किए थे, कैस्टिलो और स्टुलेरी। नाम लिख दें इनका, कैस्टिलो और तथा आप लिख सकते हैं कौन आते हैं? स्टुलेरी, स्टुलेरी। ठीक है, ये 2 वैज्ञानिक सामूहिक रूप से AB की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं? AB की खोज करते हैं। तो आप देख लिए कितने ग्रुप हो गए? तो ब्लड ग्रुप की संख्या 4 हो गई। ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त? 4 हो गई। अब इसमें से इसने पूछा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर तो आप समझ जाइए कि ये जो O होता है इसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। इस ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कहते हैं। सार्वभौमिक सर्वदाता या सर्वदाता कहते हैं। बेचारा हमेशा दान करता रहता है। ठीक है, चलिए ये हो गया सर्वदाता। प्रश्न में यही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी में यही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्यों होता है भाई ऐसा? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों दिया जा सकता है सबको ब्लड? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको किसी में भी चढ़ा दिया जा सकता है। उसके बाद आपको दिख रहा है AB ग्रुप। ये जो AB ग्रुप है इसकी भी खासियत है कि उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, रिसिपिएंट कहा जाता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहिए या रिसीवर कहिए, रिसिपिएंट। ठीक है, रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट कहिए या फिर रिसीवर कहिए, आपकी जो भी मर्जी हो। हिंदी में इसको कहेंगे सर्वग्राही। हिंदी में इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं सर्वग्राही। मतलब कि क्या होता है सर्वग्राही का? कि ये सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन किसी को ब्लड दे नहीं सकता है। सबसे ब्लड ले सकता है कि ए ग्रुप AB जो है ये क्या कर सकते हैं?
ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी कि रिसीवर होते हैं, सर्वग्राही होते हैं, सबसे ब्लड ले सकते हैं लेकिन किसी को ब्लड दे नहीं सकते हैं। तो आप ब्लड के बारे में भी जान गए, जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, बस आप हमारे साथ बने रहा कीजिए। जो भी टॉपिक उठती है उस टॉपिक के बारे में आधी से ज्यादा जानकारियां तो मैं प्रश्न में ही खत्म कर देता हूं, और यही प्रश्न रिपीट अगर हो जाते हैं तो आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाता है और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाता है मेरे देखने में। तो लाल रक्त कण, भाई कणिकाएं होना चाहिए था। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसीज शरीर के किस अंग में बनता है? ये पूछ रहा है ब्लड से ही, देखिए ब्लड से ही पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, एक तो होता है रुधिर कणिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा। अभी कल बताया था मैंने, मैं इसीलिए ओरली बता रहा हूं। अब जो प्लाज्मा होता है उसे अलग कर दो, बचा क्या? रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसेल्स। जो ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि रुधिर कणिकाएं होती हैं वो तीन भागों में विभाजित हो जाती हैं। फिर एक होता है आरबीसीज, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसीज और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो अब आप समझिए कि ये जो तीनों ब्लड आपको दिख रहे हैं तीनों प्रकार के, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, इन तीनों का, इसमें तो एक ही का पूछा है ना, मैं तीनों का बता दूं तो तीनों की उत्पत्ति अस्थिमज्जा से होती है, बोन मैरो से होती है। किससे होती है? अस्थिमज्जा, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो से सबकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो बोन मैरो से सबकी उत्पत्ति किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, देखिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप इतना जानिए और चीजें बता रहे होती है। बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो से होती है इसकी उत्पत्ति। अब आप जानिए कि यहाँ आरबीसी की ही बात नहीं, आरबीसीज की ही बात नहीं, डब्ल्यूबीसीज की ही बात नहीं, प्लेटलेट्स की ही बात नहीं, प्लेटलेट्स की ही बात नहीं, तीनों के तीनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तीनों के तीनों की उत्पत्ति होती है आपके अस्थिमज्जा से, यानी कि बोन मैरो से। ये आप जानते रहिए। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ये लाल होता है किसके कारण? अब इससे लंबा चला जाएगा ना, लंबा हो जाएगा। इनका जीवन काल भी जानना था, इनका ये इसमें किसमें भाग लेते हैं, जैसे कि इसमें हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है, हीम रंजक होता है, ग्लोबिन जो होता है वो इसमें प्रोटीन होता है। तो इस तरह से जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बस इतना जानिए कि तीनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यहीं से होती है। बस आरबीसी की पूछा है तो आरबीसी की एक और चीज बता दूं, अभी कल भी बताया था, रिपीट करने के लिए बता दे रहा हूं कि इसकी मृत्यु यानी कि इसकी जो कोशिकाएं मृत होती हैं या क्षतिग्रस्त होती हैं उनको, उनका भक्षण यानी कि उनको साफ कौन करता है? तो आप उन्हें जानते हैं। अभी कल की कक्षा में मैंने बताया था, तिल्ली या प्लीहा, तिल्ली या प्लीहा, या फिर इसी को अंग्रेजी में कहते हैं आप स्प्लिन। क्या कहते हैं भाई? स्प्लिन कहते हैं। और इसी को इसका कब्रगाह कहा जाता है, आरबीसीज का कब्रगाह कहा जाता है। ये अभी कल भी बताया था मैंने, आज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका रिपीट हो जाए। चलिए, इतनी जानकारी आप अपने पास रखिए। जानकारी तो बहुत है, अगर देने लगता तो एक क्लास तो इसी पे खत्म हो जाती। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर आप जान गए, अस्थिमज्जा होता है। हृदय तो भाई रक्त को पंप करता है, गुर्दा साफ करता है, तिल्ली देखिए देखिए सारे ऑप्शन तो लगे हुए थे इसी में। गुर्दा यानी कि किडनी कह रहे हैं ना, गुर्दा यानी कि क्या कह रहे हैं? किडनी, किडनी, किडनी जो होती है ये रक्त साफ करती है रक्त को आपके। और हृदय, हृदय साफ थोड़ी करता है, हृदय आपका रक्त साफ नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पंप करता है मेरे भाई, ये सिर्फ पंप करता है ना कि साफ करता है। फेफड़ा उसको छानता है, फेफड़ा क्या करता है? उसको छानता है। तिल्ली, अब देख लीजिए, तिल्ली आ गया, तिल्ली मतलब स्प्लीन, यही तो कब्रगाह है, मतलब कि यहीं पर उसका दफन हो जाता है। जो मर जाती हैं कोशिकाएं रुधिर कणिकाओं की, उनका यहाँ पे क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। लीजिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्यारा सा प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न, ये तो भाई पहले पढ़ाया हुआ है ना, 2009 में भी आया हुआ है। हमारे शरीर में पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहाँ पैदा होता है, मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, वो बनता कहाँ पर है, कहाँ से स्रावित होता है, ये पूछा जा रहा है आपको। ये जो बाइल जूस होता है। अच्छा, बाइल जूस की प्रकृति बता दीजिए।
बाइल जूस की प्रकृति बता दीजिए आप लोग, क्या प्रकृति होती है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, पीएच मान क्या होगा अगर पता है तो आपको पता चल जाएगा कि पीएच मान से क्या होता है। थोड़े शब्द आती हैं, चलिए कोई बात नहीं, बताइए तो। बाइल जूस की बात कर रहा है, पित्तरस की बात कर रहा है ना, इसका पीएच मान कितना होता है भाई? शायद इतना से इतना तक होता है इसका पीएच। अब इतना होने का मतलब 7 से अधिक है। क्या है भाई? 7 से अधिक। और 7 से अधिक का मतलब होता है, कैसा होता है? बेस होता है। कैसा होता है भाई? बेस। बेस का मतलब क्या हुआ भाई? इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो प्रकृति आप देखेंगे इसकी तो क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी ना, प्रकृति क्षारीय हो गई। तो अब बताइए जरा आप कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और इसका संग्रह कहाँ पर होता है? दोनों है ऑप्शन, दोनों ऑप्शन इसमें है भाई। हाँ, दोनों ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है इसका, निर्माण वाला है। निर्माण कहाँ पर होता है और संग्रह कहाँ पर होता है? दो चीजें अलग अलग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन ही नहीं है पित्ताशय का। पित्ताशय में मेरे दोस्त जो पित्तरस होता है ना, इसका संग्रह होता है। देखिए मैंने लिखा ना, संग्रह होता है। लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा इसका यकृत। आंसर क्या बनेगा? यकृत। ये जो यकृत है मेरे भाई, ये ग्रंथि एक ऐसी सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि पित्त नामक रस स्रावित करती है। पित्त नामक क्या करती है? रस स्रावित करती है, जो कि हल्के पीले रंग का होता है। और संग्रह इसका कहाँ होता है? तो संग्रह होता है आपका पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में होता है, नाम इसका पित्त है। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई उत्पत्ति भी यहीं से होती होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नाम एक जैसा होने से कार्य एक जैसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या बन जाएगा? फिर यकृत बन जाएगा। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए अग्न्याशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछे तो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत हो गया। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो मिश्रित ग्रंथि एक ही ग्रंथि है मिश्रित, और वो भी आपका क्या है? अग्न्याशय है। ठीक है, ग्रंथि। चलिए ये जो ग्लैंड्स है, तिल्ली, स्प्लीन है, गुर्दा जानते ही हैं। चलिए बाकी अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 लीजिए। प्रश्न नंबर 9, हृदय रोग विशेषज्ञ ने का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ईसीजी किया। रोगी पर क्या किया भाई? ईसीजी किया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहा जाता है इसे? ईसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अभी पहले भी बताया था मैंने। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराया उसको उन्होंने। तो ये बताइए इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियो शब्द जहां जुड़े तो आप समझ जाइए, कार्डियो शब्द जहां भी जुड़ जाए आप समझ जाइए कि कार्डियो का मतलब होता है हृदय। कार्डियो का मतलब क्या हो? कार्डियो का मतलब तुरंत समझ जाइएगा कि हृदय से संबंधित कार्य हो रहा है। तो इसमें हृदय से संबंधित क्या हो रहा है भाई? तो हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ईसीजी लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कि हृदय की गति को माप रहे हैं, हृदय की गति को माप रहे हैं। तो हृदय की गति कहाँ माप रहे हैं भैया? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में माप रहे हैं। इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आप भी थोड़ा थोड़ा ना, कृत्रिम रूप से हृदय को चलाने का कार्य कौन करता है? कृत्रिम रूप से हृदय को चलाने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य क्या करता है भाई? तो मैंने आपको बताया था, एक होता है पेसमेकर। पेसमेकर आप जानते हैं कि कृत्रिम रूप से हृदय को चलाने यानी कि नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, इतना जानते रहिए, ये प्रश्न आपके बार बार आते हैं, इसीलिए मैंने इनको आपको बताना जरूरी समझता रहता हूँ कि ये बार बार आपको दिमाग में जब चलता रहता है, घूमता रहता है, तो आपको ये प्रश्न कहीं मिल गया तो आपको आसान लगने लगता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अच्छी बात है, ताकि आपको पेपर में आसान लगे, इसीलिए रिपीट करता हूँ। चलिए आप बताइए, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण के अंत में होता है। ये देखिए प्रश्न थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोग इसको भूल जाते हैं बार बार।
बार बार आप भूल जाते हैं। तो युग्मनज का निर्माण के अंत में होता है। किसके अंत में होता है मेरे भाई? क्या परागण के अंत में होता है, क्या निषेचन के अंत में, पॉलिनेशन के अंत में, बीज निर्माण के अंत में, या फिर अंकुरण के अंत में? किसमें होता है बताना है। तो परागण अभी मैंने बताया आपको पॉलिनेशन होता है। क्या होता है भाई? पॉलिनेशन होता है एन से, ठीक है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में क्या क्या होता है मैंने सारी क्रियाएं अभी बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि फर्टिलाइजेशन, क्या बताया भाई? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ही निषेचन होता है, और निषेचन की ही क्रिया के समय युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का क्या होता है भाई? युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। युग्मक मिलकर, जो युग्मक होते हैं, युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। जो युग्मक होते हैं, युग्मक होते हैं, युग्मक मिलकर युग्मक का संलयन होता है, तब जाके किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और कौन सी क्रिया कहलाती है? वही क्रिया निषेचन कहलाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। प्रश्न नंबर 10 हो गया। तो लीजिए 11वां लीजिए। किशोरावस्था में लड़कियों में महामारी की शुरुआत को कहा जाता है। देखिए ये महामारी एक ऐसी समस्या है, समस्या नहीं है, इसे समस्या मानना समस्या है। जो महामारी होती है, जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में पीरियड कहते हैं या डेट कहते हैं, ये कोई बीमारी थोड़ी है, ना ये बीमारी है ना कोई समस्या है। ये अगर कहा जाए तो स्त्रियों के लिए वरदान है। इसी से पता चलता है कि स्त्रियां जो हैं वो वयस्क हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? वयस्क हो गई हैं। तो अब आप इसको अगर कोई गंदी चीज समझ रहे हैं तो आपकी सोच गंदी है। अगर इसे आप गंदा समझ रहे हैं तो आपकी सोच गंदी हो जाएगी। आपको नहीं कह रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं कि मैं बोलता ही आप करके हूं तो ये अलग बात है मेरी। तो बात वहां पर है कि जो लोग ये सोचते हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये सबको होता है। जितनी स्त्रियां हैं धरती पर सबको होता है, और ये ना हो तो फिर इंसान ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? मासिक चक्र कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है, डेट कहा जाता है, माहवारी कहा जाता है, रजो दर्शन कहा जाता है। नाम बहुत सारे हैं, लेकिन लोग और ऐसी मानसिकता बना लिए हैं कि इसके प्रति घृणा करने लगते हैं नाम सुनते ही। ये कोई बीमारी या कोई समस्या नहीं है, आप जान जाइए, ये नॉर्मल एक एक्टिविटी है जो हर माह किसी भी स्त्री को होती है, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल सी बात है भाई, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे शर्माने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, हाँ बात ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय धर्म है, इसमें इसको इतना शर्मनाक बना दिए हैं, इसको ऐसे तरीके से इतनी घृणा से देखते हैं कि वो अपने आप में शर्मनाक बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई? विज्ञान की भाषा में आ जाइए, आसान होता है, ठीक है। चलिए, तो आइए, अभी अभी मैंने नाम बताया, तो नाम बताने में आपको समझ में आया होगा रजो दर्शन। मैंने सारी चीजें बता दिया है, बस ऑप्शन बता के निकल रहा हूँ यहाँ से। मैंने सारे नाम बता दिए, महावारी कहा जाता है, रजो दर्शन कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको हाई स्कूल में आप देखेंगे ना, हाई स्कूल की बुक देखिए, आपको उसमें सारी चीजें एकदम डिटेल से मिलेंगी। चलिए आइए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 12। शिशुओं में PEM रोग, क्वाशियोर्कर और मरासमस लिखा है, मैरिस्मस होता है, किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? चलिए बताइए, किसकी कमी के कारण होता है भाई? केवल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों, केवल प्रोटीन या वसा? अब इसमें से आपको बताना है कि किसकी कमी के कारण होता है, क्वाशियोर्कर या मैरिस्मस जो रोग होता है, ठीक है। बताइए, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि एक शिशु में होता है, एक थोड़ा सा 1 साल से
जब बड़े हो जाए, एक नवजात शिशु का है और एक थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं शिशु तब, मतलब है शिशुओं का ही। बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, राइट आंसर कौन सा है। चलिए ऑप्शन किया आप लोगों ने, देखा जाए, आप लोगों का आंसर देख लिया जाए भाई, जल्दी से बताइए। यार इसलिए फोन देखने का मन ही नहीं करता। चलिए आप लोग आंसर कीजिए तब तक। आंसर हो गया आपका? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। अब जानते हैं जब प्रोटीन की कमी किसी इंसान में हो जाएगी तो उसकी तो वृद्धि रुक जाती है ना, वृद्धि व विकास रुक जाएगा। वृद्धि व विकास किसी भी बच्चे का रुक जाएगा भाई, शिशु की बात करें या किसी की बात करें। मानव में प्रोटीन की कमी हो जाए, मैंने प्रोटीन पढ़ाया हुआ है कि प्रोटीन की कमी के कारण क्या क्या रोग हो जाते हैं इंसान में। प्रोटीन की कमी के कारण इंसान में क्या क्या रोग हो जाते हैं, वृद्धि व विकास रुक जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इंसान कुपोषण का शिकार हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। बस 12 प्रश्न। चलिए तो इतना भी प्रश्न कम नहीं है, क्योंकि जितने प्रश्न मैं हल करवाता हूँ बखूबी बढ़िया से व्याख्या करता हूँ उसकी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस हैं। प्रश्न जब देखा कीजिए तो उसका आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने के साथ प्रश्न लाइक सेशन को लाइक जरूर किया कीजिए। और हाँ दोस्त, बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम है, जो आपकी तैयारी है, उसको कराने के लिए हमारी टीम उतर चुकी है मैदान में। और ये 20 मई से ऑफलाइन बैचेस शुरू की जा रही हैं। उसके पहले से प्रैक्टिस सेशन ऑनलाइन आपको दिया जाएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस फ्री होंगी और ऑफलाइन बैचेस जो होंगी वो पेफुल होंगी आपके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग भारी मात्रा में पूर्वांचल कैरियर क्लासेस से जुड़ेंगे और अपना जीवन जो है वो प्रकाशवान करेंगे। चलिए दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।